बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वाइस। सिराज के एफए के पेपर्स होने वाले थे कि नायाब रूम में आए तो वो मारूम के पास पढ़ रहा था। रास्ता भी पढ़ रही थी। सिराज मेरे रूम में आओ, तुमसे बात करनी है, उन्होंने कहा। सिराज उठा और उनके साथ उनके रूम में आ गया। अब जी पापा। सिराज ने गले में बाहें डाली। नायाब ने उजलत में चूमा चाटी की। राज कल कितने बजे पेपर ख़त्म होगा, उन्होंने पूछा। 2 बजे। सिराज ने बताया। ठीक है, मैं पूना से आती दफ़ा तुम्हें पिक कर लूँगा। सिराज का रंग फ़क हो गया। बट वेयर, उसने पूछा। नायाब ने साथ लगाया। सिराज, तुम्हारे बाबा के जल्दी रिटायरमेंट लेने के बाद से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सहरी को किसी चीज़ की समझ ही नहीं। वो भी तक डेली पूना जाने पर मुझसे लड़ता है कि मैं भी साथ जाऊँगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि तुम्हारे पेपर्स हो जाएँ तो बकिया तालीम में तुम्हारी प्राइवेट कर दूँगा। मैं तुम्हें डेली हैदराबाद से कॉलेज ले भी जाऊँगा और छोड़ भी जाऊँगा। नायाब की बात मुँह में रह गई। सिराज ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और इतनी दिल-दो चीखें मारने लगा जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। भाई दौड़ते आए, मैरी दौड़ती आई और सिराज चीखें मारता बेहोश हो गया। होश आया तो वो हॉस्पिटल था। नायाब पर निगाह पड़ी तो फिर चीखने लगा कि वो इतना डर गया था। उसने बताया, पापा हैदराबाद साथ ले जाना चाहते हैं। सुबह उसका पेपर है और आपको ये बात करनी चाहिए। राधेश्याम खफकी से बोले। ओके पापा, ये पेपर्स दे ले, बट मेरा फाइनल फैसला है, मैं उसे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। नायाब भी जिद से बोले। नायाब, राज मुझे बहुत प्यारा है और मैं एयरफोर्स के हक में नहीं हूँ। ये कोमल बदन है। राधेश्याम बोले। पापा, सब बच्चों की ज़िंदगियों का फैसला आपने खुद किया ना। सिराज का फैसला मैं खुद करूँगा। मैं चाहता था मारो मेरा बाजू बने, बट आपने कहा रिसर्च मेरी रूह है, तो मैं चुप हो गया। अब मुझे निज़ा का नेमुल बदल चाहिए और वो सिराज या नायाब, आप जाएं यहाँ से। इसका सुबह पेपर ख़राब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधेश्याम ने गुस्से से कहा तो नायाब सर झुका कर निकल गए। सुबह तक सिराज को संभालते बहलाते रहे। पूरा कस्बा, पहले हॉस्पिटल फिर घर घुसा रहा। तसल्लियाँ दे देकर सिराज का हौसला बुलंद हुआ तो वो कॉलेज की बस आने तक मारूम से पढ़ता रहा। पेपर हो गया मारूम, फिर अमोल भी आ गए। मारूम ने सारा पेपर सुना, अच्छा हुआ था। रास्ता का भी पेपर अच्छा हो गया। अब बायो का था और 3 छुट्टियाँ थी। शाह के बाद सिराज कुछ देर लाल खेलना चाहता था, जबकि मारूम चाहते थे कि कुछ तैयारी करवा ले। सुखी लोग आ गए रेवर लड़कों का लेकर और सिराज को ले ही गए। सिराज उर्दू स्पीकिंग था, साफ उर्दू बोलता। सारा कस्बा पंजाबी बोलता, ये उर्दू बोलता। घर वाले आगे से इंग्लिश बोलते। उर्दू बोलने पर कस्बे वाले बात बात पर मुंह चाटते थे। हाय कितनी मीठी उर्दू मारते हो, बात बेबात पलाएं लेते। सिराज भी नंग धड़ंग काके लटकाए रखता, उन्हें नसीहत लगाता रहता कि सिराज को 50,000 झुग्गियों में रहने वाले बंदे बंदे का नाम याद था। वो बाप से भागकर जिस झुग्गी में घुसता वहाँ औरतें होती या मर्द उसे बोरियों में छुपा डालते और नायाब को कहते अनार दाना यहाँ तो नहीं आया होगा गुजरों के पास। सारा दिन गुजर उसे ढूंढते और वो गुजरों को लौटता है, तुसी दो पता करो। नायाब एतबार ना करते, खुद अंदर फरोले देते, डंडे मारते बोरों पर के अंदर सिराज तो नहीं छुपा हुआ। अगला मंजर था, रात का वक्त था। सिराज एक झुग्गी में लड़कों के दरमियान बेतरतीब पड़ा था कि सुखी आया और सिराज को उठाकर सीने से लगा लिया तो साथ से लड़के भी उसे कलावा मार लेते हैं। सुखी, मुंशी भा का पता है ना, घर जाओ, तुम्हें ना पाकर वो अशर करेंगे। तुम्हारा चाचा क्या करता? सिराज की फिक्र थी कि अंकल के हथे चढ़ गया ना तो उन्होंने नहीं छोड़ना। सुखी ने 2 लड़कों को जोर जोर से लाते मारी। मरो घर, साक्षी बता रही थी। सनंजर रब्बा नहीं छोड़ेंगे, उन्हें असर से लापता है, ऐलान कराई छोड़ना सी। एक लड़के ने बदन समेट कर दूर करते हुए नींद में कहा कि सिराज जाग गया। सुखी ने उठाकर कंधे से लगाया ही था कि सिराज झुकाई देकर भाग खड़ा हुआ और किसी और झुग्गी में घुस गया और रजाई के अंदर जा छुपा। अंदर लड़कियां सोई थीं चुप। उन्होंने सिराज के मुंह पर हाथ रखा और दरमियान में दे लिया। सुखी ने झांक मारी और निकल गया। सिराज वहीं सो गया और फजर के वक्त मस्जिद से नायाब घसीट कर घर ले आए तो अमोल गेट पर खड़े थे। अमोल ने बाल मुट्ठी में पकड़ लिए। 2 दिन बाद बायो का पेपर है, तुम्हें पता है ना, और कल इशा के बाद से तुम घर से निकले हो। सिराज की सांस सूख गई। अमोल ने पानी पिलाया। सिराज सीने से लग गया। वो कमर बनने लगे। राज, मैं देख रहा हूँ घर से लिबास पहन कर निकलते हो, तुम्हें तलाश करके लाते हैं तो बदन पर लिबास नहीं होता। मैं रोम तुम्हें कब तक बचाएंगे? नायाब अंकल की बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे गई है। वो ग्रैंड पा से भी उलझ चुके हैं। पापा हमारे दुश्मन हो गए, हम बाबा के पास चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। सिराज ने कहा। वो अब मारूम की पनाह ले चुका था। तो तुम क्या समझती हो? बाबा के घर वो राक्षस रहता है जो सुबह शाम समय को नोच नोच कर खाता है और बाबा हमेशा अपने बेटे की हिमायत करते हैं कि मेरा पुत्र सुखी रहे। सिराज डर से काला हो गया। वो जाकर अमोल के सीने से लग गया। हम हैदराबाद नहीं जाएंगे। वो रोने लगा। तो फिर पढ़ो, बायो की तैयारी करो, मैं नायाब अंकल को समझाऊंगा। मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम फोर्स में जाओ। ग्रैंड पा ठीक कहते हैं, एमएससी करने के बाद तुम लैब ज्वाइन करना
तुम्हारी वजह से रोम लैब में कम जाते हैं, तुम जाओगे तो ये भी रेगुलर हो जाएंगे। हम अपनी बहन को चांद पर भेजेंगे तो स्पेस में उसकी सपोर्ट करेंगे। मैं दूरदर्शन से लाइव कवरेज दूंगा, फिर सरजोत से उसकी शादी कर देंगे। अमोल कहते कहते रो पड़े। मारोम को भी बड़ा रोना आया। नायाब आए, चलो राज मैं तुम्हें खुद पढ़ाता हूँ। सिराज ने चीख मारी। अमोल ने फ़ोन उठाया, बेला के नंबर डायल किए। राबेल, नायाब अंकल बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम आकर इन्हें ले जाओ। सिराज चीखें मारता अंदर चला गया कि वो बेला से इतना डरता था। बेला आया और नायाब को कमरा ले गया। रात सिराज और राज तमारोम के पास पढ़ रहे थे। अमोल आए, 3 कप दूध के रखे, तीनों को चूमा। रोम बहुत लेट हूँ, निकलूंगा। पप्पा अकेले थक जाते हैं काम की ज्यादती से। अमोल रास्ता और सिराज को समझा कर निकल गए। बेला नायाब को हैदराबाद ले आया। नायाब अंकल, रोम भैया को थोड़ी सी स्पेस दें, वो समझदार है, अपना भला बुरा समझते हैं। आप बिला वजह चढ़ाई मत किया करें। नायाब उसे गौर से देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेला उन्हें अपने आप को इतना गौर से देखने पर हैरान हुआ। वो करीब हो गए और बेला के गले लग गए। राबेल, तुम्हें देखकर मुझे बड़ा हौसला होता है, जैसे मेरा कटा बाजू मुझे मिल गया हो। बेला ने अलग किया। क्या हुआ, खैरियत है ना? हाँ बेल, खैरियत है, बल्कि आज तो बहुत खैरियत है। नायाब के चेहरे से लग रहा था जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच गए हों। मैं आज रात रह जाता हूँ। बेला उलझ गया था। ज़रूर। नायाब फिर गले लग गए। मंजर बदला, दोनों लेटे थे। नायाब गोया हुए, मेरे हसीन निज़ा के हसीन बेटे, 7 आसमान और 7 ज़मीन तेरे तवाफ़ को आए। एक रात में कब्र खोद रहा था, निज़ा पास बैठा था, हम बातों में लगे थे कि ऊपर से योवी आ गया और पीछे से आकर मुझे डरा दिया। उस वक्त मेरे हाथ में नोकीली कुदाल थी। योवी के डराने से मैं बुरी तरह बदक गया और तवाज़न बरकरार ना रख सका और गड़े में गिर गया। कुदाल के दोनों तरफ मुंह थे, नुकीला सिरा ऊपर था। मैं गिरा तो कुदाल नीचे पहले हाथ से छूट गई थी। वो थाई के अंदरूनी साइड पर जोर से ज़रा नीचे लग गई। मैं इतना बदहवास हुआ कि खौफ से मेरी चीखें निकल गई। निज़ा हैरत से मुझे देखने लगा, जैसे मैं अचानक कोई और शय हो गया हूँ। यौवन ने मुझे संभाला। वो बहुत आराम। योवी, मुझे कुछ हो गया है, पप्पा को बुलाओ फ़ौरन। मैं इतना घबरा गया, मुझे समझ ही ना आ रही थी कि क्या करूं। काफ़ी सारा खून निकल गया। कुदाल थाई में काफ़ी खुब गई थी। निज़ा हैरत से बुत बना मुझे देख रहा था कि पप्पा 10 मिनट में यहाँ आ गए। पप्पा को देखकर मैं हौसला छोड़ गया। पप्पा ने चूम चूम कर तसल्ली दी। डोंट वरी, कुदाल हट के लगी, आप सेफ हैं, वो बार बार तसल्ली देते थे। निज़ा हक्का बक्का वहाँ से चला गया और एक कैप्टन से कहा, मुझे बनारस उतार आओ। कैप्टन उसे बनारस उतारता है। क्या हुआ निज़ा? मैरी बेख्तियार गले लगा लेती है। निज़ा बेड पर बैठता है, मैरी भी पास बैठकर हाथ दबाती बार बार पूछती है कि क्या हुआ है। निज़ा खाली नज़रों से मैरी को देखता है और फिर मैरी की थाई पर हाथ रखता है और कुछ ऊपर ले जाकर अंदरूनी साइड से थाई को पकड़ लेता है। रोज़ डियर, आज सरनायाब को अचानक गिरने से इस जगह कुदाल की नोक खुब गई है, खून भी काफ़ी निकला है। इतना बताकर वो खींचकर मैरी को साथ लगा लेता है। मैरी का दिल ज़ोर से धड़क जाता है। मेरे वाहिद वारस निज़ा किशन, क्या तुम कोई फ़ैसला कर चुके हो? वो अलकर पूछती है तो निज़ा के मुंह से बेख्तियार चीख निकल जाती है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना रोज़ के मैं सिराज को अपना नाम नहीं दे सका, पर मैं जल्द सिराज को अपना बेहतरीन बदल दूंगा। मैरी भी डर कर उससे और ज़्यादा लिपट गई। बेला गौर से सुन रहा था। राबेल मेरे जोर से ज़रा नीचे कुदाल लग गई थी। निज़ा के सामने वो इतने एडवांस माहौल में जवान हुआ था कि जहाँ जिस्मों का पर्दा ही कोई नहीं था, मगर सतर का पर्दा सोमो सलाद की पाबंदी की तरह था। बापूजी बताया करते थे, निज़ा अपने बड़े भाइयों के सतर से नाआशना है। मैंने अपने कारण निज़ा की आंखों में इतनी हया देखी कि मुझे हैरत होती। मैं भी जवान था, मुझे किसी ने शेयर नहीं किया था, पप्पा ने भी नहीं। हाँ डैड कभी पर्दा उठाकर मसाज कर दिया करते, मगर वो भी कई सालों बाद। निज़ा ने आज तक डैड के सरापे पर निगाह ना डाली। मैं जांच करता रहता, हम पास लेटते, वो सीने से लिपट कर लेटता, मगर कभी उसने मेरे कोलों पर जोर ना दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि उसके हाथ कभी मेरे घुटने से ऊपर कभी टच हुए हों या कभी कमर पर गए हों। उसके हाथ मेरी पीठ से कभी नीचे सिरके ही नहीं। हम एक कमरे में रहते रहे पूरे 10 साल। उसने आज तक मेरी बेल्ट उठा कर नहीं रखी या हैंगर में लगे कभी मेरे लिबास को छुआ हो। हम शिकार पर हज़ारों बार गए, उसने कभी मेरे टावल को हाथ नहीं लगाया। उस दिन उसके सामने मुझे कुदाल लग गई तो उसने चौंक कर मुझे देखा तो उसकी आंखों में हैरत थी कि मेरे सामने कोई जवान मर्द है। बस उस एक लम्हे में निज़ा ने एक बड़ा फैसला कर लिया। अब सो जाओ, मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मेरी परेशानी का हल खुदा ने निकाल दिया है। बेला ने ज़ोर से साथ लिपटाया तो नायाब उसे कलमे सुनाने लगे। मित्रों, बेला का रैंक वली था तो सारे रात को सोने से पहले उसको कलमे सुनाया करते थे। सिराज का बायो का पेपर हो गया और बहुत अच्छा हुआ। नायाब बच्चों को घुमाने ले गए और बहुत सारी शॉपिंग कराई। दिन सारा गुजार कर वो घर आए। मारूम सिराज को नहलाने लगे। हमारा मन बहुत डर रहा है, सिराज ने अचानक कहा। राज, मन तो मेरा भी अंदर से डर गया है, मारूम भी एकदम बोले। तो सिराज खौफजदा होकर भाई से चिमट गया। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। मारूम बाहों में कसते हुए बोले, हम तो रो रो कर ही मर जाएंगे, पैदा हुए तो जुदाइयाँ देख रहे हैं। सिराज रोने लगा। तुम पप्पा के ज़्यादा करीब रहा करो और उनसे मोहब्बत जताया करो, वो तुमसे बहुत नाला
कहाँ है? मारूम ने समझाया। रोम भैया आप बताएं हम क्या करें, इतने सारे अपने हैं, वो भी तो हमारे बगैर नहीं रह सकते। दादा कहा करते थे सिराज तुम रिस्क को धरती वालों का तो रिस्क को अपने आप में कैद मत करना, वो जहाँ जाते हमें साथ रखते, हमारा नज़ारा देने से ही रिस्क बरस बरस जाता। अब पापा कहते हैं हर वक्त सामने रहो तो ये मुमकिन कैसे हो सकता है? हम MSc करके लैब में चले जाएंगे, सिराज ने कहा। और मारूम जानते थे सिराज बाहर ना निकला तो कस्बे वाले गेट गिरा देंगे। वो सिराज पर जान देते थे और उसकी खातर नायाब के सामने डट जाते थे। मारूम दूसरे दिन सिराज को पूना ले गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, राक्षस घर तो नहीं है? सिराज ने सर अंदर करके पुकार दी। वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम स्वीट्स एंड कमान। वो घर नहीं है, सेक्टर है। इस वक्त निज़ा को बहुत खुशी हुई। सिराज लपक कर निज़ा की गोद में चढ़ गया, निज़ा चूमने लगा। राक्षस की ये दवा हुई, बोर्डिंग से छूटा, सेक्टर में कैद हो गया। अल्लाह करे वही समय के साथ सती हो जाए। सिराज ने चहक कर बद्दुआ दी तो निज़ा हंसने लगा। वैसे स्वीट आर्ट समय का भी मरने का इरादा नहीं है और ना राबेल को सती करने का मेरा इरादा है। मारूम ने निज़ा को बताया कि लगता है पापा किसी नतीजे पर पहुँच चुके हैं, वो बहुत मुतमईन हो गए हैं। अचानक ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं जाजू ना सर ने जिक्र किया। नायाब दोपहर को डेली निज़ा के साथ पूना जाकर दोपहर का खाना खाते थे। और सर नायाब की कहाँ चलती है, तुम पढ़ो MSc करो और भाइयों के साथ रिसर्च पे लग जाना। और फिर घर पर उज्जवल के पापा का पूरा होल्ड है। सर नायाब की कहाँ चलती है, तुम पढ़ो MSc करो और भाइयों के साथ रिसर्च पे लग जाना। निज़ा ने बात समेटी। पापा क्या वाकई ये आसान है? राज गले में बाजू डाल लेता है, वो उदास हो गया था। हाँ हाँ, नहीं लगता कि सर नायाब उज्जवल के पापा के आगे सर उठा सकें। और तुम बहुत लाड में पले हो, एयरफोर्स से टफ जॉब है, अपनों से दूर तो इम्पॉसिबल। और अगर सर नायाब ले भी गए तो आई थिंक तुम नहीं चल सकते, जल्द बीमार पड़ जाओगे तो वो तुम्हें घर छोड़ जाएंगे। कि हैदराबाद तो है भी पुरस्रार इलाका, कब्रिस्तान से दिन को भी खौफ आता रहता है। दोनों भाइयों को बहुत तसल्ली हुई, दोनों घर आ गए। और फिर सिराज का लास्ट पेपर था, नायाब ड्यूटी पर नहीं गए। सिराज राजता कॉलेज गए तो नायाब ने देगें पकवा ली। मनाड़ लोग भी आ गए, खाना कस्बे वालों को खिलाया गया कि सिराज राजता पेपर दिया है। ये पार्टी किस खुशी में सिराज का दिल ज़ोर से धड़क उठा था। तुम्हारी अलविदाई पार्टी दी है मैंने फैसला कर लिया, तुम मेरे बस में नहीं हो। राबेल एक बेहतरीन उस्ताद है, मैं तुम्हें उसके हवाले करूँगा। नायाब ने कहा तो मित्रों वहाँ कोराम मच गया। बेला के नाम पर सब काम गए, मुंशी जी मनाड़ लोग सिराज को खींचते अंदर ले गए। सिराज की चीखो पुकार थम ना रही थी, उसके मुंह पर हाथ रखा गया। होश करो राज, ये वक्त आवाज़ खोने का नहीं है। नायाब फैसला कर चुके हैं, मे भी ये उस बाग को बुला ही लें तो हम सब बेबस हो जाएंगे। वो बड़ा ख़तरनाक है, तुम्हें हेलीकॉप्टर से बांध के ले जाएगा और मैर में रख कर तुम्हारे शरीर के तार तार नोच खाएगा कि वो इतना हयाश है, मुंशी जी ने कहा। और बहस और तकरार के बाद मनाड़ ने एक राय दी कि तुम नायाब से कहो कि वो खुद मद्रास चला जाएगा, मगर इस शर्त पर कि उसका भाई पैदा हो मामा के पेट से। सिराज की आंखों में चमक आ गई। डन पापा तो मामा को हाथ ना लगाएं कि वो मामा से दबते हैं तो इंटरेस्ट तो मुमकिन ही नहीं। सिराज ने जाकर गले में बाजू डाली और शर्त रख दी। नायाब ने सुना और बर्दाश्त कर गया। और सिराज अगर रोज़मेरी को मेरे बच्चे का हमल रह जाए तो तुम जाओगे मद्रास जी, हमारा वादा। सिराज ने फ़ौरन कहा तो फिर लिख कर दो। सिराज ने फ़ौरन लिख कर दे दिया। उस पर उसके भाइयों और बड़ों ने साइन कर दिया कि स्वीट आर्ट यार जिंदा सोबत बाकी साफ बच गए हो। नायाब ने उसे लिपटा कर उसके होंठ चूम लिए तो सिराज की जान में जान आई। सिराज के साथ मिलकर कस्बे वालों ने वो हल्ला गुल्ला किया। सिराज वतन नारायण के आगोश में बड़े लाड करता था। वहाँ सुनील, राधे श्याम, मरियम रिवर्स मौजूद थे। वतन नारायण भी उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो हमारी जान बच गई, तुम नायाब और मैरी से हम बिस्तर होना इम्पॉसिबल। वतन नारायण मुस्कुरा कर बोले। ऊपर से मारोम और नायाब यौवन अंदर दाखिल हुए। डैड कुछ भी मुमकिन हो सकता है, मैरी का बकारत भी तो मैंने ही फाड़ा था, तब ये बला नाजिल हुई थी। नायाब आपके पास बैठते हुए खासे इतरा कर बोले। राधे श्याम ने मुस्कुरा कर उनके सर का बोसा लिया। नायाब आगे होकर सिराज के खूबसूरत बदन पर हाथ फेरने लगे थे। मेरे मन की ठंडक मेरा लाल, वो बोले। नायाब अब घर में झगड़ा मत कीजिएगा, रिजल्ट आने तक सिराज को खेलने कूदने दें, रोक टोक बिगाड़ पैदा करती है। वतन नारायण समझा कर बोले तो रिवर्स कहने लगे। कोमल है, कहाँ एयरफोर्स में रह पाएगा, MSc करने के बाद लैब संभाल लेगा। नायाब सिर्फ मुस्कुरा दिए। सिराज निर्वाण लोगों के दरमियान लेटा था। मैं नायाब अंकल से लड़ाई करूंगा, इतना मारा है तुम्हें, नील पड़े हैं। निर्वाण खफकी से बोला। सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कहीं भागने का और दूसरे दिन सब सिराज को लेकर भाग गए।